इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 12वें रेजिडेंशियल मीट में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे उम्मीद है देश के अनेक राज्यों से जम्मू कश्मीर आए हमारे सम्मानित अतिथि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ यहाँ की वार्म हॉस्पिटैलिटी का भी आनंद जरूर उठा रहे होंगे। लोक सेवा से जुड़े आईसीआई के मेंबर्स के लिए आयोजित की गई यह बैठक नीतियों और गवर्नेंस के लिए एक दूरदर्शी पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसा बताया गया मेरे पहले भी 1949 से लगातार देश की बड़ी विशिष्टता के साथ इस संस्था ने सेवा की है और ये भी कहा गया कि अब अमृत काल की यात्रा भी ये संस्था शुरू कर रही है। मुझे भरोसा है कि अगले 25 वर्ष नव भारत के निर्माण में आईसीआई अपनी पूरी क्षमता से योगदान देगा। मैं अपनी बात आगे रखूं उसके पहले एक छोटा सा किस्सा है जो आपसे साझा करना चाहूँगा। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में विलियम मोर्स अमेरिकन अकाउंटेंसी एवं ऑडिटिंग के एक बड़े विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने एक बार लिखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दरअसल एक पियानो प्लेयर की तरह होता है। जैसे पियानो प्लेयर की नज़र पहले उसके सामने रखे शार्प और फ्लैट नोट्स पर होती है, फिर उसी समय नोट से वह किस की को प्रेस करना है ये भी देखता है और फिर उसी समय उस की का वैल्यू और कितनी देर तक प्रेस करना है उसका टाइम भी समझता है और ठीक उसी समय वो अपने फिंगर्स की पर ले जाता है और तत्काल उसी समय अपने पैर पियानो के पेडल पर रखता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप पियानो प्लेयर को स्टेज पर देखते हैं तो मुझे लगता है वो इंसान नहीं, एक सुपर ह्यूमन दिखाई पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूबहू पियानो प्लेयर की तरह एक सुपर ह्यूमन है जो इंटीग्रिटी और तन्मयता से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मार्केट डिसिप्लिन और बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक ही समय में लय साधकर इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। मैं विलियम मोर्स की बात से सहमत हूँ और आज यहाँ जो सुपर ह्यूमन एकत्रित हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे भी अनेक साथी हैं जिन्होंने सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट के कैरियर के पश्चात सार्वजनिक जीवन में अपने आप को समर्पित किया। अपने चरित्र, गुण, विचार, शक्ति, ईमानदारी एवं कुशलता के अटल आदर्शों द्वारा इस राष्ट्र को जीवंत बनाने में अविस्मरणीय और ठोस योगदान दिया है। अकाउंटिंग सिर्फ बैलेंस शीट का मामला नहीं है। गवर्नेंस में पर्दे के पीछे बैठे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रोजगार, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग, देश की सुरक्षा तथा आर्थिक प्रगति के पथ पर सामाजिक एवं आर्थिक आदर्श भी जुड़े हुए हैं। विलियम मोर्स से थोड़ा अलग हटकर मुझे अगर कहना हो तो मैं कहूँगा कि सही मायने में चार्टर्ड अकाउंटेंट का अर्थ है ऐसे इनविजिबल चेहरे जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास की मजबूत नींव रखने का काम कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशन आईसीएआई के स्वर्णिम इतिहास और वर्तमान, भारत की प्रगति, सार्वजनिक हित और अर्थव्यवस्था में संस्थान के योगदान की शानदार परंपरा पर देश को निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति होती है। राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में आईसीआई ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं, रेगुलेटरी बॉडीज और देश के आर्थिक विकास से संबंधित
विभिन्न नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में लगातार अपना सहयोग दिया है ताकि विकास के सामूहिक प्रयास और अधिक तीव्र तथा सशक्त हो सकें। अभी मेरे पूर्व भी कई साथियों ने बताया, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। मैं समझता हूं कि आर्थिक शक्ति समाज के सभी वर्गों में पैदा हुए नए संकल्प हर एक सेक्टर की विकास की नई राह पर ले जाने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहा है। चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, मर्चेंडाइज एवं सर्विस एक्सपोर्ट हो, प्राइवेट इक्विटी हो, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, या आत्मनिर्भर भारत की स्कीम्स में आई नई गति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, सभी क्षेत्रों में विकास की नई परिभाषा और संस्कृति ने जन्म लिया है। और मुझे लगता है कि केवल देश का राजनीतिक संस्कार नहीं बदला है, बल्कि कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव देश ने महसूस किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी कैसे सशक्त बनाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन न हो, इसके लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ताकि गांवों को सशक्त बनाया जाए, गांव में रहने वाले लोगों को उनकी क्षमता से अवगत कराया जाए। और मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूँगा कि पिछले 9 वर्षों में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर में एक नई सोच पैदा हुई है। ठोस आर्थिक नीतियों की वजह से विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं और कंपनियों ने हमारे देश के सामर्थ्य में भरोसा जताया है। मुझे प्रसन्नता है कि आईसीएआई विकास के इन सभी अभियानों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। और आईसीएआई ने सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी संस्थानों के बीच में ही अपनी जगह नहीं बनाई है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस तथा ट्रेड की चुनौतियों, उथल पुथल, कंपटीशन के बीच ग्लोबल स्टैंडर्ड, नित नए बदल रहे आधुनिक मानक, नए बेंचमार्क भी स्थापित किए हैं। मैं मानता हूं कि आज सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट की विश्वसनीयता, डिसिप्लिन बरकरार रखने, इन्वेस्टर शेयर होल्डर का आत्मविश्वास बनाए रखने और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने तक ही आपका रोल सीमित नहीं है, बल्कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी आप सब योगदान दे रहे हैं। सामाजिक आर्थिक विकास की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक नए आर्थिक अवसरों का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक भी है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर हो रहे खर्च सरकारी खजाने के एक एक पाई की जरूरतमंद लोगों तक पहुँच हो। किसी भी योजना और उसके खर्चे का मूल्यांकन इस कसौटी पर होना चाहिए कि उससे आम लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया। मैं 7 अगस्त 2020 को यहाँ आया था। आने के 3-4 दिन बाद ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, साहब एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने 4 वर्ष पहले कोई काम किया था कश्मीर में, उनका भुगतान नहीं हो रहा है, ज़रा देख लीजिए। सामान्य रूप से मेरे कल्पना में भी नहीं था। मैंने उस समय के हमारे चीफ सेक्रेटरी जो थे उनको कह दिया। फिर इस तरह के कई फ़ोन आने लगे। अब सबका नाम बताना आवश्यक नहीं है। तो एक व्यवस्था थी कि बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फाइनेंशियल सैंक्शन, टेंडर के ही काम सामान्यतया अधिकांश यहाँ होते थे। और जो भरोसा था लोगों का, देश के दूसरे हिस्से के लोग जो यहाँ आकर के काम करते थे, उनके मन में एक बात बैठ गई थी कि यहाँ काम करने का मतलब पैसे को डुबा देना। इस तरह की एक स्थिति बन गई थी। एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। बीम्स एम्पावरमेंट आते ही 3 महीने बाद यहाँ लागू किया गया और मैं मानता हूँ कि आम आदमी के जीवन में उसके कारण बड़ा परिवर्तन आया है।
और मैं अगर कहूँ कि जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था लागू करने वाला यूटी बन गया है, तो शायद ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2019-20 में करीब 67,000 करोड़ रुपए यूटी कैपेक्स में खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट यहाँ पूरे हुए थे। लगभग उतने ही पैसे में 7 गुना 8 गुना प्रोजेक्ट पूरे होने लगे। और अभी लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर बीता है, इसमें हमने 92,560 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। मैंने अगस्त 19 के पश्चात जम्मू कश्मीर के काम करने की रफ्तार 10 गुनी बढ़ गई है और सार्वजनिक धन के एक एक पैसे का सदुपयोग हो, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर बनाया जाए, जो लंबे समय का जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे कैसे ठीक किया जाए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-2.5 वर्ष बाद, जैसे 12 के बाद आप 23 में आए, मैं निमंत्रण देता हूँ कि 3 साल बाद आइए तो सूरत और बदली हुई आपको दिखाई पड़ेगी। आपके बीच मैं विश्वास से ये बात आज कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब केवल नए सपने नहीं देख रहा है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए भी उन्नत है। समाज में नई आकांक्षाओं का उसके कारण जन्म हुआ है और यहाँ के युवाओं के भीतर भी नए संकल्प जगे हैं। अमृतकाल में जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के अनेक पैरामीटर्स पर विकसित राज्यों के समक्ष खड़ा होने लगा है। बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर एक डिजिटल सोसाइटी के रूप में उभरकर डिजिटल इंडिया के संकल्प को भी पूरा कर रहा है। जब मैं अगस्त में आया था तो मुझे याद है, यहाँ एक प्रथा थी दरबार मूव की। अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को यहाँ से दरबार चलता था जम्मू के लिए। तो दरबार जिस दिन जाता था उसके 10 दिन पहले से लेकर और जब तक जम्मू पहुँचता था 10 दिन बाद तक सामान्यतः दफ्तर में कोई आता ही नहीं था। तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे 2 दिन पहले कहा, 28 अक्टूबर, मुझे अभी भी याद है, कि सर वो दरबार मूव होने वाला है, जरा आपको 2 मिनट के लिए वहाँ चलना होगा। तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। ये वाकया है 28 अक्टूबर 2020 का। अब 1000 कमरे किराए पर लिए जाते थे 6 महीने के लिए श्रीनगर में और 800 कमरे लिए जाते थे किराए पर जम्मू में। अब एक कमरा नहीं लिया जाता है किराए पर और न कोई ट्रक आती जाती है आज के वैज्ञानिक युग में। मुझे बताते हुए खुशी है कि ई गवर्नेंस रैंकिंग में यूटीज़ की श्रेणी में हम नंबर 1 हैं। और आपके बीच में ये कह रहा हूँ कि अगली बार जो रेटिंग आएगी राज्यों को मिलाने के बाद भी हम ही एक नंबर 1 होंगे, ये मैं आपके बीच विश्वास से कहना चाहता हूँ। 450 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन मोड में प्रदान कर दी गई हैं। लोगों के दरवाजे तक सेवाएं पहुँचें, इसकी भी कोशिश की जा रही है। आप सब जानते हैं इसमें भी गैप है और इसलिए जिन 45-46 सर्विसेज का सीधे जनता से वास्ता है, उसमें से 32 ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दी गई हैं। मैं अगर 1 मिनट और लूँ उसको बताने के लिए, तो अगर मान लीजिए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और तहसीलदार को देना है 15 दिन में, अगर वो नहीं देगा तो 16वें दिन उसके हायर ऑफिसर के पास ऑटोमेटिकली वो एस्केलेट हो जाएगी। फिर तहसीलदार पर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगेगी और कार्रवाई भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ इसका रेजिस्टेंस बड़ा था, लोग चाहते नहीं थे, सहगल साहब बैठे हैं तो लोग चाहते नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि कॉमन मैन के दरवाजे तक सर्विसेज पहुँच जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस महीने के अंत तक जिन सर्विसेज का आम आदमी से वास्ता है वो सभी इसी मोड में कर दी जाएंगी।
और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि रैपिड असेसमेंट सिस्टम हमने लागू किया हुआ है और हमारी ऑनलाइन सर्विसेज की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 90% से ज़्यादा है आज की तारीख में। एक बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ थी लैंड रिकॉर्ड की, फारसी में थे और 200 लोग थे जो उसको जानते थे, और मैं ठेठ भाषा में उसे इस तरह कहता हूँ कि यहाँ का पटवारी कलेक्टर से ज़्यादा ताकतवर था, किसी की बात ही नहीं सुनता था। अब वो पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिए गए, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में सबके पासबुक उपलब्ध करा दिए गए। मुझे एक घटना याद, मैं कई बार कहता हूँ कि अगर महाभारत काल में भी लैंड का डिजिटाइजेशन हो गया होता, लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त रहते, तो 5 गांव का ही मसला था, इतना बड़ा युद्ध हुआ नहीं होता। एक श्रीलाल शुक्ल हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए, उनका एक उनकी प्रसिद्ध किताब है राग दरबारी। उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। तो उसका एक ही पैर खराब था, उसको लैंड रिकॉर्ड चाहिए था। रायबरेली जिले का ही रहने वाला था, लखनऊ के बगल में। इतना दौड़ा कि लगा कि दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा, तो उसने जाना छोड़ दिया। तो लैंड रिकॉर्ड के कारण ये परेशानी सामान्य आदमी को रही है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी वह आधार है जिसके माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्ग या अंतिम छोर पर रहने वाले वर्ग को राष्ट्रीय उद्देश्यों में शामिल होने के लिए ताकतवर बनाया जा सकता है। और हमारे प्रशासन का यह लक्ष्य भी है और इसे ध्यान में रखते हुए शिद्दत से काम करने की कोशिश की जा रही है। न्याय, जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता यही शासन की आधारशिला होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा भी यही होना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में हर एक नागरिक शामिल हो, राष्ट्रीय विकास का लाभ हर एक नागरिक तक पहुँचे। अभी G20 का जिक्र आपने किया। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक यहाँ भी आयोजित की गई थी। देश और दुनिया में अनेक प्रकार के संदेह थे। मुख्य बैठक नहीं थी, लेकिन मुख्य बैठक जो गोवा में होगी उससे ज़्यादा चर्चा श्रीनगर के बैठक की हो गई। और मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर के नैसर्गिक सौंदर्य, गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति, परंपरा को ही केवल नहीं देखा, बल्कि 2019 के बाद 4 वर्षों में हुए त्वरित और समग्र विकास को भी देखा भी, स्वीकार भी किया और अपने अपने देशों में जाकर के कई ने लेख भी लिखे। ये सच है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास का ये पहला और सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट था, जिससे समाज में एक नई चेतना का जन्म हुआ है। आम नागरिकों में भी एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। वह भारतवर्ष के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देने की अपार क्षमता भी रखता है। 19 के पहले आप सब बाहर से आए हैं, कभी ये टेररिस्ट हॉट स्पॉट हुआ करता था, अब टूरिज्म और तरक्की का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनको दूसरे कारणों से आप जानते थे, पुलवामा, शोपियाँ। पिछले बार 10-10 हज़ार नौजवान वहाँ तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। ये दृश्य पिछले 2-3 सालों में देखा। और 1,88,00,000 टूरिस्ट पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में आया है। और मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार ये संख्या 2 करोड़ नहीं, 2.25 करोड़ से ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैं जानता हूँ कि हमारे पास कमरों की कमी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आज समय नहीं है कि मैं इस पर विस्तार से बताऊं, लेकिन 2 साल में देश के किसी भी शहर से बेहतर सुविधाएं यहाँ रहें, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। 150 दिन हड़ताल के होते थे। 1 जनवरी को हमारा जो पड़ोसी है वो हड़ताल का कैलेंडर जारी करता था। अब एक दिन भी न स्कूल बंद होता है। पत्थरबाजी अब इतिहास की घटना हो गई। 365 दिन भी जनजीवन अब सामान्य रहता है। बिजनेस और विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलते हैं। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 500 से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स रोज़ अपने दिन की शुरुआत यहाँ कर रहे हैं। प्रतिदिन अनेक लोग हैरान होते हैं
कि कोरोना काल में जब अनेक राज्यों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी, तब जम्मू कश्मीर उस समय भी ग्रो कर रहा था। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात मैं करूं तो ये सच है कि आज़ादी के बाद से लेकर के और 2020 तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था। आज हमारे पास जो प्रस्ताव हैं वो 76,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं। 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। आज की तारीख में 25,000 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। 19 इंडस्ट्रियल इस्टेट का निर्माण तेज गति से हम करें। ज़मीन की कमी हमारे पास है, ये सच्चाई है, लेकिन उससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। और आंध्र प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर शायद पहला यूटी होगा या राज्य होगा जिसने विमेन इंडस्ट्रियल इस्टेट भी स्थापित किया है। इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर में अब एफडीआई भी आने लगा है। ईमार ग्रुप ने यहाँ 10 लाख स्क्वायर फुट का एक मॉल यहीं श्रीनगर में उसने काम शुरू किया है, और एक आईटी टावर श्रीनगर में और एक आईटी टावर जम्मू में बनाने का काम वो कर रहा है। मैं एग्रीकल्चर की चर्चा बस 2 मिनट में करूंगा। मोटे तौर पर यहाँ की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। 13 लाख परिवार हैं जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़े हैं। अभी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है यहाँ की जीडीपी को करीब 37,000 करोड़ रुपए का है। एप्पल हो, वॉलनट हो, चेरी हो, आलमंड हो, सैफरन हो, अनेक ऐसी नीज क्रॉप्स हम पैदा करते हैं जो देश के दूसरे हिस्से में नहीं पैदा होती हैं। देश के अनेक जाने माने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से पिछले वर्ष हमने एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाया। उसमें 29 प्रोजेक्ट उन लोगों ने रिकमेंड किए हैं, और जब कमेटी प्रेजेंटेशन कर रही थी तो उसमें एक सज्जन हैं जो आईसीआर के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, कभी बिहार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने बिहार के लिए भी ऐसी ही एक योजना बनाई थी, और उस समय के मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि साहब बाकी जो कहिए वो दे देंगे, पैसा हम नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि आपको जितना पैसा चाहिए उसमें एक पैसे की कमी हम नहीं करने वाले हैं, बाकी काम अगर रोकना पड़ेगा तो रोकेंगे। तो वो बात यहाँ हो गई है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 साल में ये प्रोजेक्ट हम ज़मीन पर उतार लेंगे। जितने हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, 3 महीने की उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। हर पंचायत में किसानों की ट्रेनिंग का काम 3 दिन का चल रहा है। 31 अगस्त को भी समाप्त हो जाएगा, और अभी तक 65% से ज़्यादा पंचायतों में काम हम ख़त्म कर चुके हैं। मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक डिप्टी सेक्रेटरी काम करता है, उसकी वाइफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती है। तो मुझसे नहीं, अपने सहयोगियों से उसने एक दिन कहा कि पता नहीं एग्रीकल्चर वाले क्या कर दिए कि जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरी बीवी 29 प्रोजेक्ट से ये हो जाएगा, केवल हमको ज्ञान ही दे रही। और जो 29 ये प्रोजेक्ट है सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, उससे केवल एक लाभ नहीं होने वाला। जैसे कश्मीर वैली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ केवल पैडी की खेती होती थी। इस बार अगर आप थोड़ा पहले आए होते तो एक तरह से येलो रेवोल्यूशन हो गया था। जो खेती का रकबा है 30% बढ़ा करके हमने सरसों का प्लांटेशन व्यापक तौर पर किया। अब ये ठीक है कि उससे ऑयल डेफिसिट हमारी कम होगी, लेकिन उसके 2 और लाभ हैं जो सामान्य रूप से लोग नहीं समझते। फॉडर की भी डेफिसिट है हमारी 29 प्रोजेक्ट में। एक प्रोजेक्ट ये भी है कि यहाँ फॉडर की कमी न रहे। तो अब सरसों से, मस्टर्ड से 40% ही ऑयल निकलता है, थोड़ा कम ही निकलता है। 60% से ज़्यादा ऑयल केक निकलता है, तो हमारे फॉडर की कमी को भी पूरा करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ कि मधुमक्खियाँ 1 महीने पहले कश्मीर घाटी में आ गईं, तो जो हमारे किसान शहद का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बड़ा लाभ आने वाले समय में होने वाला है। और अनेक क्षेत्रों में, टूरिज़्म हो, हॉस्पिटलिटी हो, हॉर्टिकल्चर हो,
एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। सिनेमा का दौर भी अब आ गया है, 300 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग पिछले साल हुई है। हेल्थ केयर, फार्मा, एजुकेशन, अनेक क्षेत्रों में इंडस्ट्री भी आ रही है। मित्रों, मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा आपको। ईज ऑफ लिविंग में जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में है। स्वामित्व स्कीम में जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी है जिसने प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं किया है, आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया है और सबसे पहले हम पूरा करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट में जम्मू कश्मीर फ्रंट रनर कैटेगरी में है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल पंचायत जैसे गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव तथा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कार्यक्रम शुरू करने में हम देश में नंबर 1 हैं। हेल्थ के जो 10 पैरामीटर्स हैं, नेशनल एवरेज से काफ़ी आगे हम हैं। यह नए एस्पिरेशनल जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो समावेशी विकास को नया आकार दे रही है। आज जम्मू कश्मीर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि उसमें समाज के सभी प्रोफेशनल्स तथा विशेष रूप से आईसीएआई के मित्रगण सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। मैं आईसीएआई के मेंबर्स, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स को मात्र सार्वजनिक क्षेत्र का सर्विस प्रोवाइडर नहीं मानता हूं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन का भी एक बड़ा कारक मानता हूं। आज जबकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स बिजनेस के इकोसिस्टम को परिवर्तित कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बेहतर मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम की एक ऐसी व्यवस्था हम बनाएं ताकि समाज कल्याण, समावेशी विकास, सर्विस डिलीवरी की सीमलेस और लीक प्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और सबसे बड़ी बात, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। आपका योगदान बेहतर प्रशासनिक निर्णय और बेहतर नीतियों के निर्माण में भी सहायक होगा। ज़मीन की बात कही गई है, मैं अभी परसों था एक कार्यक्रम में जम्मू, तो आपकी ज़मीन चिन्हित हो गई है। मैं समझता हूँ कि इसी महीने में वो प्रस्ताव आ जाएगा और वो ज़मीन आप इंस्टीट्यूट के लिए मिल जाएगी। मैं एक बार पुनः राष्ट्र निर्माण में आपके सामर्थ्य और योगदान की सराहना करता हूँ। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अंत में 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। जो है वो भी खो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। इस राह में रहजन है, रहजन माने हाईवे रॉबर, डाकू। इस राह में रहजन है इतने, अरे कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।